डियर स्टूडेंट्स, मैं एकलव्य आज आपको नरेशन पार्ट 5 पढ़ाने जा रहा हूं। इस पार्ट में हम लोग टेंस को बिना पहचाने आसानी से बदलना 58 एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंस को बदलने का काफी नियम सीख लिया है। इस वीडियो में थोड़ा सा पहले हम लोग एक झलक देख लेते हैं कि टेंस को कैसे बदला जाता है। यदि किसी सेंटेंस का पहला वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो या फिफ्थ फॉर्म में हो, अर्थात पहले रूप में हो या पांचवें रूप में हो, तो उसको दूसरे रूप में बदल दिया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता है। यदि किसी सेंटेंस का पहला वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, अर्थात दूसरे रूप में हो, तो उसको तीसरे रूप में बदल दिया जाता है और उससे पहले हैड लिख दिया जाता है। लेकिन जब किसी सेंटेंस का पहला वर्ब दूसरे रूप में हो तो उसमें 3 सावधानी बरतनी पड़ती है। पहली सावधानी, यदि किसी सेंटेंस का पहला वर्ब डू का दूसरा रूप डिड हो और उसके बाद वर्ब का पहला रूप हो, तो डिड को गायब कर दिया जाता है और पहले रूप को तीसरे रूप में बदलकर उससे पहले हैड लिख दिया जाता है। दूसरी सावधानी, यदि किसी सेंटेंस का पहला वर्ब हैड हो और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हो, या किसी सेंटेंस का पहला वर्ब हैड हो और उसके बाद बेटर हो, या किसी सेंटेंस का पहला वर्ब यूज्ड टू हो, तो उसमें नो चेंज होता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी सावधानी, यदि किसी सेंटेंस का पहला वर्ब शैल का दूसरा रूप शुड हो, या विल का दूसरा रूप वुड हो, या कैन का दूसरा रूप कुड हो, या मे का दूसरा रूप माइट हो, तो इन चारों वर्बों को नहीं बदला जाता है। और यदि किसी सेंटेंस का पहला वर्ब मस्ट हो, या आउट टू हो, या नीड हो, या डेयर हो, हम जानते हैं कि इनमें से दो, मस्ट और आउट टू, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और नीड और डेयर मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब है। इन चारों हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता है, इसीलिए इनका भी हम रूप नहीं बदलेंगे, अर्थात इन सभी हेल्पिंग वर्बों का रूप ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन इन हेल्पिंग वर्बों के बाद यदि वर्ब का पहला फॉर्म आता है तो उसको तीसरे रूप में बदल दिया जाता है और उससे पहले हैव लिख दिया जाता है। और यदि इन हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले से हैव हो और वर्ब का तीसरा फॉर्म हो तो नो चेंज होता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें से मस्ट के बारे में जानिए। यदि मस्ट कंपल्शन अर्थात बाध्यता बताता है, मजबूरी बताता है, या फ्यूचरिटी बताता है अर्थात भविष्य की बात बताता है, तो मस्ट को हैड टू में बदल दिया जाता है, या वुड हैव टू में बदल दिया जाता है, या विल हैव टू में बदल दिया जाता है। यह अर्थ के अनुसार बदला जाता है। यदि मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब नीडंट हो और यह कंपल्शन बताए या नेसेसिटी बताए, तो इसको बदलकर डिडंट हैव टू कर दिया जाता है या वुडंट हैव टू कर दिया जाता है। नंबर 1, ही सेड टू मी सीता वांट्स टू गो। इस सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है ही टोल्ड मी दैट सीता वांटेड टू गो। यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, इसको बदलकर टोल्ड कर दिया गया है। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। हम लोग इस वीडियो में जितना भी सेंटेंस पढ़ेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस है, इसीलिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हटाएंगे तो उसके जगह पर दैट लिखेंगे। उसके बाद देखिए सीता थर्ड पर्सन में है, इसीलिए सीता में नो चेंज है। उसके बाद देखिए सेंटेंस का पहला वर्ब वांट्स है और यह 5वें फॉर्म में है, इसीलिए इसको बदलकर
दूसरे रूप में कर दिया गया है और वांटेड लिख दिया गया है। उसके बाद टू गो है, इसको नहीं बदला गया है क्योंकि पहला वर्ब यहां वांट्स है, केवल इसी को बदलकर वांटेड लिख दिया गया है। नंबर 2, शी सेड टू मी राम वर्क्स वेरी हार्ड। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है शी टोल्ड मी दैट राम वर्कड वेरी हार्ड। इसमें देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड कर दिया गया है। आप चाहें तो सेड टू भी रहने दे सकते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। राम थर्ड पर्सन में है इसलिए नो चेंज हुआ है। इस सेंटेंस में सेंटेंस का पहला वर्ब वर्क्स है जो 5वें रूप में है, इसको बदलकर दूसरे रूप में कर दिया गया है और वक्त लिख दिया गया है। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नंबर 3, ही सेड टू मी सीता टेक्स एक्सरसाइज डेली। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही टोल्ड मी दैट सीता टुक एक्सरसाइज डेली। इस सेंटेंस में देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड कर दिया गया है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। सीता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस सेंटेंस का पहला वर्ब टेक्स 5वें फॉर्म में है, इसको बदलकर टुक कर दिया गया है जो दूसरा फॉर्म है और उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं है। नंबर 4, शी सेड टू मी यू प्ले इन द इवनिंग। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है शी टोल्ड मी दैट आई प्लेड इन द इवनिंग। यहां देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड कर दिया गया है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। यू प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन में है, यह ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेगा। अतः मी जिस पंक्ति में है यू उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाएगा, अतः यू से बदलकर आई हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब प्ले है जो फर्स्ट फॉर्म में है, इसको प्लेड में बदल दिया गया है जो प्ले का सेकंड फॉर्म में है। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं है। यहां हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस का हम टेंस नहीं पहचानते हैं, केवल पहला रूप को या 5वां रूप को हम लोग सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। नंबर 5, मदन सेड टू हर आई लव यू। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है मदन टोल्ड हर दैट ही लव्ड हर। यहां सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख दिया गया है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। आई फर्स्ट पर्सन में है, इसको सब्जेक्ट मदन के अनुसार बदला जाता है। मदन सारणी में है नहीं, इसीलिए आई को ही के अनुसार बदला जाता है। अतः जिस पंक्ति में ही होता है उसी पंक्ति में आई जाकर खड़ा हो जाता है, अतः आई बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब लव है जो फर्स्ट फॉर्म में है, इसका सेकंड फॉर्म लव्ड लिख दिया गया है। उसके बाद यू प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन में है, इसको हर के अनुसार बदला जाता है। अतः सारणी में हर जिस पंक्ति में होता है उसी पंक्ति में यू जाकर खड़ा हो जाता है और यू से बदलकर हर हो जाता है। नंबर 6, शी सेड टू मी आई वांट टू गिव यू माई पेन। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू गिव मी हर पेन। इस सेंटेंस में देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख दिया गया है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। उसके बाद सेंटेंस का पहला प्रोनाउन आई है जो सब्जेक्ट सी के अनुसार बदला है, तो जिस पंक्ति में सी होता है आई उसी पंक्ति में जाकर खड़ा होता है और सी में बदल जाता है। उसके बाद देखिए सेंटेंस का पहला वर्ब वांट है जो पहले फॉर्म में है, यह वांटेड में बदल जाता है जो वांट का दूसरा फॉर्म है। उसके बाद दूसरा प्रोनाउन यू है और यू सेकंड पर्सन में है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलते हैं। तो जिस पंक्ति में मी होता है यू उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और यू से बदलकर मी हो जाता है। उसके बाद अगला प्रोनाउन माई है जो फर्स्ट पर्सन में है, तो यह सब्जेक्ट सी के अनुसार बदलेगा और सी की पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाएगा, अतः माई से बदलकर हर हो जाएगा। यहां हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस का हम टेंस नहीं पहचानते हैं, फिर भी उसका टेंस बदल जाता है। केवल सेंटेंस का पहला वर्ब
यदि पहले रूप में हो या पांचवें रूप में हो, उसको बदलकर दूसरा रूप कर दिया जाता है। नंबर 7, ही सेड टू मी आई हेल्प यू बिकॉज यू आर ए गुड मैन। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प्ड मी बिकॉज आई वॉज ए गुड मैन। यहां देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड कर दिया गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। अब यहां देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दो उपवाक्य है, अर्थात दो क्लाउज है। बिकॉज से पहले अलग सेंटेंस है और बिकॉज के बाद अलग सेंटेंस है, इसीलिए दोनों उपवाक्य में, दोनों क्लाउज में पहला पहला वर्ब का रूप हम बदलेंगे। पहला क्लाउज में, पहला उपवाक्य में आई पहला प्रोनाउन है तो आई सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलेगा, तो आई ही के पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाएगा और ही में बदल जाएगा। उसके बाद हेल्प पहला वर्ब है जो पहले फॉर्म में है, तो हेल्प का दूसरा रूप हेल्प लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है, यू को ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदला जाता है, अतः यू मी के पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और मी में बदल जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा उपवाक्य शुरू होता है जिसका पहला प्रोनाउन यू है, यह भी ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलता है, अतः जिस पंक्ति में मी होता है उसी पंक्ति में यू जाकर खड़ा हो जाता है, अतः यू बदलकर आई हो जाता है। उसके बाद देखिए यह दूसरा उपवाक्य है, इसका पहला वर्ब आर है। हम जानते हैं कि आर बी का पहला रूप होता है, पहला फॉर्म होता है, इसीलिए हम आर को दूसरे फॉर्म में बदल देंगे। और हम जानते हैं कि बी का दूसरा फॉर्म या तो वाज होता है या वर होता है, तो हमको यहां वर में बदलना चाहिए, लेकिन चूंकि पहले आई है, आई के साथ हमेशा वाज आता है, वर नहीं आता है, इसीलिए हम लोग आर को वाज में बदल देते हैं। उसके बाद ना कोई वर्ब है ना कोई प्रोनाउन है, तो हम यहां कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नंबर 8, आई सेड टू माई फ्रेंड्स आई हैव सिंपैथी फॉर यू। इसका इनडायरेक्ट बनता है आई टोल्ड माई फ्रेंड्स दैट आई हैड सिंपैथी फॉर देम। इस सेंटेंस में देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड कर दिया गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। आई फर्स्ट पर्सन में है इसलिए सब्जेक्ट आई के अनुसार बदलेगा, तो जिस पंक्ति में आई होगा उसी पंक्ति में जाकर आई खड़ा हो जाएगा। यहां देखिए सारणी में पहले से ही आई के पंक्ति में आई खड़ा है, इसलिए आई को नहीं बदलेंगे। उसके बाद देखिए पहला वर्ब हैव है जो हैव का पहला रूप है, इसीलिए हैव का दूसरा रूप हैड हम लिख देते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है, इसीलिए यह ऑब्जेक्ट माय फ्रेंड्स के अनुसार बदलेगा, और माय फ्रेंड्स कहीं सारणी में है नहीं, लेकिन देखने से लगता है माय फ्रेंड्स प्लूरल नंबर में है और थर्ड पर्सन में है, तो सारणी में देखिए प्लूरल नंबर में और थर्ड पर्सन में दे होता है, अतः यू दे के पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाएगा, अतः यू से बदलकर देम हो जाएगा। नंबर 9, ही सेड टू मी कोमल इज राइटिंग ए लेटर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही टोल्ड मी दैट कोमल वाज राइटिंग ए लेटर। इस सेंटेंस में सेड टू को बदलकर टोल्ड कर दिया गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। कोमल थर्ड पर्सन में है इसीलिए इसको नहीं बदला गया है, कोमल का कोमल ही लिख दिया गया है। इस सेंटेंस में देखिए पहला हेल्पिंग वर्ब इज है जो बी का रूप है, इसीलिए इज को दूसरे रूप में बदलकर वाज लिख दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि बी का दूसरा रूप वाज होता है, उसके बाद कोई भी वर्ब नहीं बदला गया है। नंबर 10, शी सेड राम इज वर्किंग हार्ड। इस सेंटेंस में देखिए सेड को नहीं बदला गया है, सेड ही रहने दिया गया है, क्योंकि सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उस सेड को नहीं बदला जाता है। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। उसके बाद राम थर्ड पर्सन में है इसलिए राम के बदले राम ही लिख दिया गया है, थर्ड पर्सन को नहीं बदला जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब इज है जो बी का दूसरा रूप है, इसलिए इज के बदले बी का दूसरा रूप वाज लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए कोई भी वर्ब नहीं बदला है।
नंबर 11, दे सेड टू अस वी आर गिविंग यू ए नाइस प्रेजेंट। जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है तो देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख दिया गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए पहला प्रोनाउन वी है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसको सब्जेक्ट दे के अनुसार बदला जाता है, इसीलिए जिस पंक्ति में दे होता है उसी पंक्ति में वी आकर खड़ा हो जाता है और वी से बदलकर दे हो जाता है। उसके बाद पहला वर्ब आर है जो बी का रूप है, इसलिए बी का दूसरा रूप यहां वर लिख दिया गया है, क्योंकि दे के बाद बी का दूसरा रूप वर ही आएगा। उसके बाद देखिए गिविंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद दूसरा प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है, यह ऑब्जेक्ट अस के अनुसार बदलेगा और जिस पंक्ति में अस होगा उसी पंक्ति में यू जाकर खड़ा हो जाएगा, अतः यू से बदलकर अस हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस का कोई भी दूसरा शब्द नहीं बदलते हैं। नंबर 12, राम सेड टू मी यू हैव रिटन ए बुक। इस सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख देते हैं। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख देते हैं। उसके बाद पहला प्रोनाउन यू है, यह सेकंड पर्सन में है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेंगे, तो जिस पंक्ति में मी होगा उसी पंक्ति में यू जाकर खड़ा हो जाएगा, अतः यू से बदलकर आई हो जाता है। उसके बाद पहला वर्ब हैव है, हैव को दूसरे रूप हैड में बदल देते हैं। उसके बाद रिटर्न नहीं बदलता है और ए बुक भी नहीं बदलता है। नंबर 13, शी सेड मुकुल हैज डन हिज होमवर्क। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है शी सेड दैट मुकुल हैड डन हिज होमवर्क। इस सेंटेंस में सेड को नहीं बदला गया है, सेड के बदले सेड ही है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। मुकुल थर्ड पर्सन में है इसलिए इसको नहीं बदला गया है। उसके बाद पहला वर्ब हैज है जो हैव का पांचवा रूप है, इसलिए इसको बदलकर दूसरा रूप हैड लिख दिया जाता है। उसके बाद डन को नहीं बदला जाता है। उसके बाद हिज थर्ड पर्सन में है तो इसमें नो चेंज हो जाता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 14, ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही टोल्ड मी दैट दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम। इस सेंटेंस में सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख दिया गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। दे थर्ड पर्सन में है इसलिए दे का दे ही रह गया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके बाद पहला वर्ब हैव है, केवल पहला वर्ब को बदलेंगे। हैव चूंकि पहले रूप में है इसलिए इसको बदलकर दूसरे रूप में लिख दिया जाता है और हैड हो जाता है। उसके बाद मी फर्स्ट पर्सन में है, इसको सब्जेक्ट ही के अनुसार बदला जाता है। ही जिस पंक्ति में होता है उसी पंक्ति में मी जाकर खड़ा हो जाता है, अतः मी बदलकर हिम हो जाता है। नंबर 15, ही सेड टू मी यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनता है ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। इस सेंटेंस में सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख दिया गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लिख दिया गया है। उसके बाद यू सेकंड पर्सन में है, इसको ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदला जाता है। जिस पंक्ति में मी होता है उसी पंक्ति में यू जाकर खड़ा हो जाता है, अतः यू से बदलकर आई हो जाता है। उसके बाद पहला वर्ब हैव है, इसके बदले हैव का दूसरा रूप हैड लिख दिया जाता है। उसके बाद किसी भी वर्ब को नहीं बदला जाता है। नंबर 16, शी सेड टू अस आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है शी टोल्ड अस दैट शी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख दिया गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन में है, इसको सब्जेक्ट सी के अनुसार बदला जाता है, तो जिस पंक्ति में शी होता है उसी पंक्ति में आई जाकर खड़ा हो जाता है और आई बदलकर शी हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब हैव है जो पहले रूप में है, इसको हटाकर हैव का दूसरा रूप हैड लिख दिया जाता है। उसके बाद कोई भी शब्द नहीं बदलता है। नंबर 17, एकलव्य सेड टू हर आई हैव बीन टीचिंग योर सिस्टर फॉर ईयर्स। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनता है एकलव्य टोल्ड हर दैट ही हैड बीन टीचिंग हर सिस्टर फॉर ईयर्स। इस सेंटेंस में देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख दिया गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है।
उसके बाद सब्जेक्ट आई है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसीलिए इसको सब्जेक्ट एकलव्य के अनुसार बदला जाता है। सारणी में कहीं भी एकलव्य नहीं है, लेकिन स्पष्ट है कि एकलव्य लड़का है और थर्ड पर्सन में है, इसलिए थर्ड पर्सन में इसको ही के अनुसार बदला जाता है। जिस पंक्ति में ही होता है उसी पंक्ति में आई जाकर खड़ा हो जाता है, अतः आई से बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद पहला वर्ब हैव है, इसीलिए हैव का दूसरा रूप बदलकर हैड लिख दिया जाता है। उसके बाद अगला प्रोनाउन योर है जो सेकंड पर्सन में है, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट हर के अनुसार बदला जाता है, इसलिए जिस पंक्ति में हर होता है उसी पंक्ति में योर जाकर खड़ा हो जाता है और योर से बदलकर हर हो जाता है। नंबर 18, ही सेड टू मी ज्योति वेंट टू मधुबनी। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही टोल्ड मी दैट ज्योति हैड गॉन टू मधुबनी। यहां सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख दिया गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। ज्योति थर्ड पर्सन में है, इसलिए ज्योति को नहीं बदला गया है। उसके बाद वेंट गो का दूसरा रूप है, इसीलिए इसको बदलकर गो का तीसरा रूप गोन लिख दिया गया है और उससे पहले हैड लिख दिया गया है। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नंबर 19, शी सेड टू यू यू रोट ए लेटर। इस सेंटेंस में सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख दिया गया है। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। उसके बाद यू सेकंड पर्सन में है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट यू के अनुसार बदला गया है। तो जिस पंक्ति में यू होगा उसी पंक्ति में यू आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन सारणी में यू पहले से ही उस पंक्ति में खड़ा है, इसलिए यू को नहीं बदला जाता है। उसके बाद राइट का दूसरा रूप रोट है, इसीलिए रोट को हटाकर राइट का तीसरा रूप रिटर्न लिख देते हैं और उससे पहले हैड लिख देते हैं। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम लोगों ने देखा यहाँ दो सेंटेंस का हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन किया है और बिना टेंस को पहचाने हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना लिया है। नंबर 20, ही सेड टू मी आई वांटेड टू हेल्प यू। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही टोल्ड मी दैट ही हैड वांटेड टू हेल्प मी। इस सेंटेंस में सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख दिया गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। उसके बाद प्रोनाउन आई को सब्जेक्ट ही के अनुसार बदला जाता है, तो जिस पंक्ति में ही होता है उसी पंक्ति में आई जाकर खड़ा हो जाता है, इसलिए आई बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद देखिए हम सेंटेंस को नहीं पहचानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पहला वर्ब वांटेड है जो वांट का दूसरा रूप है, इसलिए वांट का तीसरा रूप वांटेड लिख देते हैं और उससे पहले हैड लिख देते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है, इसको ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलते हैं, तो जिस पंक्ति में मी होता है उसी पंक्ति में यू आकर खड़ा हो जाता है, अतः यू से बदलकर मी हो जाता है। यहां हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को सेंटेंस पहचानने की जरूरत नहीं है कि वह किस टेंस में है, फिर भी हम लोग इसका टेंस बदल देते हैं। नंबर 21, ही सेड टू मी खुशबू वाज टीचिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही टोल्ड मी दैट खुशबू हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड कर दिया गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। खुशबू थर्ड पर्सन में है, इसलिए खुशबू को नहीं बदला गया है। उसके बाद पहला वर्ब वाज है और दूसरे रूप में है, तो हम लोगों ने सीखा था कि जब भी कभी पहला वर्ब दूसरे रूप में हो तो उसको तीसरे रूप में लिख दिया जाता है और उससे पहले हैड लिख दिया जाता है। इसीलिए वाज यहां वर्ब का दूसरा रूप है और यह बी का दूसरा रूप है, इसलिए वाज के बदले बी का तीसरा रूप बीन लिख देते हैं और उससे पहले हैड लिख देते हैं। उसके बाद देखिए वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 22, शी सेड टू रहीम जूली वाज ड्रिंकिंग वाटर। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है शी सेड टू रहीम दैट जूली हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर। इस सेंटेंस में सेड टू को क्या करते हैं, हम नहीं बदलते हैं, सेड टू ही रहने देते हैं, क्योंकि सेड टू को आप बदल भी सकते हैं टोल्ड में और नहीं भी बदल सकते हैं। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। उसके बाद जूली थर्ड पर्सन में है, इसीलिए जूली को जूली ही रहने दिया गया है। उसके बाद पहला वर्ब वाज है जो बी का दूसरा रूप है, इसीलिए वाज के बदले बी का तीसरा रूप बीन लिख दिया गया है, उससे पहले हैड लिख दिया गया है। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नंबर 23, गोपाल सेड टू हर आई वॉज गोइंग टू यू।
इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है गोपाल टोल्ड हर दैट ही हैड बीन गोइंग टू हर। इस सेंटेंस में से टू को बदलकर टोल्ड लिख देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख देते हैं और आई को जो प्रोनाउन है इसको गोपाल के अनुसार बदलते हैं। अतः आई ही के पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और ही में बदल जाता है। उसके बाद पहला वर्ब वाज है जो बी का दूसरा रूप है, इसीलिए वाज को हटाकर बी का तीसरा रूप बीन लिख देते हैं और उससे पहले हैड लिख देते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट हर के अनुसार बदलते हैं। तो जिस पंक्ति में हर होता है उसी पंक्ति में यू जाकर खड़ा हो जाता है और यू से बदलकर हर हो जाता है। नंबर 24, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। इसको पहले तरीका से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट ही हैड बीन प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। इसको दूसरे तरीका से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट शी हैड बीन प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स। पहले तरीका में देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख दिया गया है, उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख दिया गया है। उसके बाद प्रोनाउन आई को द चाइल्ड के अनुसार बदलते हैं। द चाइल्ड से यहां स्पष्ट नहीं है कि यह लड़का है या लड़की, लेकिन पहला सेंटेंस में द चाइल्ड को मैं यहां लड़का मानकर चलता हूं, इसीलिए आई को ही के अनुसार बदला जाता है। तो जिस पंक्ति में ही होता है आई उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है, अतः आई बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद पहला वर्ब वाज है जो बी का दूसरा रूप है, अतः वाज को हटाकर बी का तीसरा रूप बीन लिख देते हैं और उससे पहले हैड लिख देते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन माई है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसीलिए माई को द चाइल्ड के अनुसार बदला जाता है और मैंने द चाइल्ड को यहाँ लड़का माना है, इसीलिए माई को ही के अनुसार बदलते हैं। तो जिस पंक्ति में ही होता है उसी पंक्ति में माई जाकर खड़ा हो जाता है और बदलकर हीज हो जाता है। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीका से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। उसमें देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख देते हैं। उसके बाद आई को सब्जेक्ट द चाइल्ड के अनुसार बदलते हैं और इस सेंटेंस में द चाइल्ड को लड़की मान लेते हैं, इसीलिए आई को शी के अनुसार बदलते हैं। अतः आई सी के पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और सी में बदल जाता है। उसके बाद पहला वर्ब वाज है जो बी का दूसरा रूप है, अतः वाज को हटाकर बी का तीसरा रूप बीन लिख देते हैं और उससे पहले हैड लिख देते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन माई है जिसे सब्जेक्ट द चाइल्ड के अनुसार बदला जाता है और दूसरी पंक्ति में मैंने यहाँ द चाइल्ड को लड़की माना है, इसीलिए माई को शी के अनुसार बदला जाता है। तो माई शी के पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और माई बदलकर हर हो जाता है। नंबर 25, गोपाल सेड आई वॉज गोइंग टू मार्केट। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है गोपाल सेड दैट ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट। इस सेंटेंस में सेड को नहीं बदला जाता है, सेड का सेड ही रहता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को बदलकर दैट लिख देते हैं। उसके बाद प्रोनाउन आई है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसको गोपाल के अनुसार बदलते हैं, अतः आई ही के पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और ही में बदल जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब वाज है जो बी का दूसरा रूप है, अतः वाज को हटाकर बी का तीसरा रूप बीन लिख देते हैं और उससे पहले हैड लिख देते हैं। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 26, मुकेश सेड आई वॉज राइटिंग ए लेटर। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है मुकेश सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर। इस सेंटेंस में सेड को नहीं बदला गया है, सेड का सेड ही रह गया है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं, आई को बदलकर ही लिख देते हैं। क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन में है इसीलिए आई को मुकेश के अनुसार बदला जाता है और मुकेश हम जानते हैं सारणी में नहीं है, इसलिए मुकेश के जगह पर सारणी में ही मानकर चलते हैं। अतः आई ही के पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और ही में बदल जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब
वाज है जो बी का दूसरा रूप है, अतः वाज को हटाकर बी का तीसरा रूप बीन लिख देते हैं और उससे पहले हैड लिख देते हैं। उसके बाद सेंटेंस में कोई भी शब्द नहीं बदलता है। यहां भी हम लोगों ने देखा कि किसी भी सेंटेंस में बिना टेंस को पहचाने उसका टेंस बदल देते हैं। नंबर 27, he said to me, I had already finished the work। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है he told me that he had already finished the work। इस सेंटेंस में said to को बदलकर told लिख देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिख देते हैं। I फर्स्ट पर्सन में है इसीलिए इसको सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलकर ही लिख देते हैं। उसके बाद देखिए हैड सेकंड फॉर्म में है और मैंने कहा था कि जब भी पहला वर्ब सेकंड फॉर्म में हो तो उसमें 3 जगह सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप आए तो उस जगह हैड और वर्ब के तीसरे रूप को नहीं बदला जाता है। तो यहां हैड है और उसके बाद फिनिश का तीसरा रूप फिनिश्ड है, इसीलिए हैड फिनिश्ड को नहीं बदला जाता है, जो का त्यों छोड़ दिया जाता है और उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 28, he said I had been waiting for 2 days। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है he said that he had been waiting for 2 days। इस सेंटेंस में देखिए said का said ही रह जाता है, क्योंकि said के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो said को नहीं बदला जाता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिख देते हैं। उसके बाद पहला प्रोनाउन I है जिसे ही के अनुसार बदलते हैं। तो जिस पंक्ति में ही होता है I सीढ़ी पर नीचे उतरकर उसी पंक्ति में आकर खड़ा हो जाता है, अतः I से बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद पहला वर्ब हैड है जो दूसरे फॉर्म में है और मैंने कहा था जब पहला वर्ब दूसरे फॉर्म में हो तो 3 जगह सावधानी बरतनी पड़ती है। यहां हैव का दूसरा रूप हैड है, उसके बाद बी का तीसरा रूप बीन है, इसीलिए हैड बीन को यहां नहीं बदला जाता है, हैड बीन ही रह जाता है। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 29, he said to me I am your friend। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है he told me that he was my friend। इस सेंटेंस में said to को बदलकर told लिखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिखते हैं। पहला प्रोनाउन I है, यह फर्स्ट पर्सन में है, इसको सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलते हैं, इसीलिए I ही के पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और I बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब am है जो बी का पहला रूप है, इसीलिए am को हटाकर बी का दूसरा रूप was लिख देते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन योर है जो सेकंड पर्सन में है। इस सेकंड पर्सन योर को ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदला जाता है, अतः मी जिस पंक्ति में होता है उसी पंक्ति में योर जाकर खड़ा हो जाता है और योर से बदलकर माई हो जाता है। नंबर 30, she said to me I am to help you। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है she told me that she was to help me। इसमें said to को बदलकर told लिख देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिख देते हैं। उसके बाद पहला प्रोनाउन I है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसको सब्जेक्ट she के अनुसार बदलते हैं, अतः जिस पंक्ति में she होता है I उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और I से बदलकर she हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब am है जो बी का पहला रूप है, इसीलिए am को हटाकर बी का दूसरा रूप was लिख देते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है। इस यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदला जाता है, अतः जिस पंक्ति में मी होता है उसी पंक्ति में यू जाकर खड़ा हो जाता है और बदलकर मी हो जाता है। नंबर 31, दे सेड टू मी वी वर योर फ्रेंड्स। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है दे टोल्ड मी दैट दे हैड बीन माई फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में
सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख देते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। वी पहला प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसको सब्जेक्ट दे के अनुसार बदलते हैं। तो जिस पंक्ति में दे होता है वी सीढ़ी पर नीचे उतरकर उसी पंक्ति में खड़ा हो जाता है, अतः वी बदलकर दे हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब वर है जो बी का दूसरा रूप है, इसलिए वर को हटाकर बी का तीसरा रूप बीन लिखते हैं और उससे पहले हैड लिखते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन योर है जो सेकंड पर्सन में है, इस योर को ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलते हैं। तो जिस पंक्ति में मी होता है योर सीढ़ी पर ऊपर चढ़कर उसी पंक्ति में खड़ा हो जाता है और बदलकर माई हो जाता है। नंबर 32, शी सेड टू मी आई वॉज इन नीड ऑफ योर हेल्प। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन इन नीड ऑफ माई हेल्प। इस सेंटेंस में सेड टू को बदलकर टोल्ड लिखते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। आई फर्स्ट पर्सन में है, इसको सब्जेक्ट सी के अनुसार बदला जाता है, इसलिए आई बदलकर शी हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब वाज है जो बी का दूसरा रूप है, इसलिए वाज को हटाकर बी का तीसरा रूप बीन लिखते हैं, उससे पहले हैड लिखते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन योर है जो सेकंड पर्सन में है, इस योर को ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलते हैं। तो जिस पंक्ति में मी होता है योर सीढ़ी पर ऊपर चढ़कर उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है, अतः योर बदलकर माई हो जाता है। 33, ही सेड आई वॉज एब्सेंट। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही सेड दैट ही हैड बीन एब्सेंट। इस सेंटेंस में सेड को नहीं बदला गया है, सेड का सेड ही रह गया है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख देते हैं। उसके बाद पहला प्रोनाउन आई है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के अनुसार बदला जाता है, अतः जिस पंक्ति में ही होता है आई उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और आई बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद इस सेंटेंस का पहला वर्ब वाज है जो बी का दूसरा रूप है, इसीलिए वाज को हटाकर इसका तीसरा रूप बीन लिख देते हैं और उससे पहले हैड लिख देते हैं। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नंबर 34, ही सेड टू हर आई वॉज बिजी सो आई डिडंट हेल्प यू। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही टोल्ड हर दैट ही हैड बीन बिजी सो ही हैडंट हेल्प्ड हर। इस सेंटेंस में देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड लिख देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख देते हैं और यहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दो उपवाक्य है, दो क्लाउज है, इसीलिए दो बार हम वर्ब को बदलेंगे। दोनों क्लाउज का पहला वर्ब बदलेंगे। अब देखिए पहला क्लाउज में आई पहला प्रोनाउन है, इसको सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलते हैं, इसीलिए आई बदलकर ही हो जाता है। पहला क्लाउज का पहला वर्ब वाज है जो बी का दूसरा रूप है, इसीलिए वाज को हटाकर बी का तीसरा रूप बीन लिख देते हैं, उससे पहले हैड लिख देते हैं। उसके बाद इस क्लाउज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगला क्लाउज में देखिए आई पहला प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसीलिए आई को सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलते हैं, अतः जिस पंक्ति में ही होता है उसी पंक्ति में आई जाकर खड़ा हो जाता है, अतः आई बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद दूसरे क्लाउज में पहला वर्ब डिड है जो डू का दूसरा रूप है और डिड के बाद हेल्प का पहला रूप हेल्प है, इसीलिए इस सेंटेंस में क्या करते हैं डिड को पूर्ण रूप से हटा देते हैं और हेल्प का तीसरा रूप हेल्प लिखते हैं और उससे पहले हैड लिखते हैं। चूंकि डिड के साथ नॉट है इसीलिए हैड के साथ नॉट जोड़ देते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट हर के अनुसार बदलते हैं, अतः यू हर के पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और हर में बदल जाता है। नंबर 35,
he said to me, you were absent in the class. इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, he told me that I had been absent in the class. इसमें said to को बदलकर told लिख देते हैं, उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिखते हैं, उसके बाद यू पहला प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन में है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलते हैं। अतः जिस पंक्ति में मी होता है उसी पंक्ति में यू जाकर खड़ा हो जाता है और आई में बदल जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब वर है जो बी का दूसरा रूप है, इसीलिए वर को हटाकर बी का तीसरा रूप बीन लिख देते हैं और उससे पहले हैड लिख देते हैं। उसके बाद सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। 36 he said I had to do the work. इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, he said that he had to do the work. इस सेंटेंस में said को नहीं बदला गया है, said ही लिख दिया गया है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिख देते हैं। उसके बाद I फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसीलिए I को सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलते हैं। अतः जिस पंक्ति में ही होता है उसी पंक्ति में आई जाकर खड़ा हो जाता है और बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब हैड है जो हैव का दूसरा रूप है, इसीलिए हैड को हटाकर हैड का तीसरा रूप हैड लिखते हैं और उससे पहले हैड लिख देते हैं। उसके बाद सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नंबर 37 he said I have got to work hard. इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, he said that he had to work hard. इस सेंटेंस में said को नहीं बदलते हैं, said का said ही रहता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिख देते हैं। I जो फर्स्ट पर्सन में है उसको सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलते हैं और ही में बदल देते हैं। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब हैव है जो पहला फॉर्म में है, इसीलिए हैव का दूसरा रूप हैड लिख देते हैं और हम जानते हैं कि हैव के बाद गॉट हो और इसका कोई अर्थ नहीं हो तो गॉट को हम हटा देते हैं। उसके बाद सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। 38 he said to me I had to do the work. इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, he told me that he had to do the work. इस सेंटेंस में said to को बदलकर told लिख देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिखते हैं। पहला प्रोनाउन I सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलता है, इसीलिए जिस पंक्ति में ही होता है I उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब हैड है जो हैव का दूसरा रूप होता है, इसीलिए हैड को हटाकर हैव का तीसरा रूप हैड लिखते हैं और उससे पहले हैड लिख देते हैं और उसके बाद सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। 39 he said to me I had no time for you. इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, he told me that he had no time for me. इस सेंटेंस में said to को बदलकर told लिख देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिखते हैं। पहला प्रोनाउन I है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसको ही के अनुसार बदलते हैं, अतः I ही में बदल जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब had है जो have का दूसरा रूप है, इसीलिए had को हटाकर have का तीसरा रूप had लिखते हैं और उससे पहले had जोड़ देते हैं। और उसके बाद वाक्य में दूसरा प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है, इस यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलते हैं। अतः जिस पंक्ति में मी होता है यू उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और बदलकर मी हो जाता है। नंबर 40 द चाइल्ड सेड टू हिज मदर आई शैल ओबे यू। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड ओबे हर। इसका दूसरे प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट शी वुड ओबे हर। पहला तरीका में
सेड टू को बदलकर टोल्ड लिखते हैं। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन सेंटेंस का आई है जो फर्स्ट पर्सन में है। इस आई को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट द चाइल्ड के अनुसार बदलते हैं और द चाइल्ड से यह स्पष्ट नहीं है, यह साफ नहीं है कि यह लड़का है या लड़की, लेकिन पहला सेंटेंस में हम लोग द चाइल्ड को लड़का मानकर चलते हैं, इसीलिए हम लोग सारणी में ही के अनुसार आई को बदलते हैं और जिस पंक्ति में ही होता है आई उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और आई से बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब है शैल, जो पहले रूप में है, फर्स्ट फॉर्म में है, इसीलिए शैल को बदलकर हमें शुड लिखना चाहिए, लेकिन ही के बाद शुड नहीं होता है, इसीलिए शुड के जगह पर हम ही के बाद उड लिखते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है। इस यू को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट हिज मदर के अनुसार बदलते हैं और हिज मदर सारणी में कहीं है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हिज मदर महिला है, लड़की है, इसीलिए हम लोग सारणी में शी के अनुसार यू को बदलते हैं। अतः यू शी के पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और बदलकर हर हो जाता है। अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस में देखिए, सेड बदलकर टोल्ड लिख देते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन आई को द चाइल्ड के अनुसार बदलते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में द चाइल्ड को लड़की मानते हैं, इसीलिए आई शी के पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और सी में बदल जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब शैल है जो पहले रूप में है, इसीलिए इसको बदलकर दूसरे रूप में कर देते हैं और शैल का दूसरा रूप शुड होता है, लेकिन हम जानते हैं कि शी के बाद शुड नहीं लिखा जाता है, इसीलिए शुड के जगह पर हम लोग शी के बाद उड लिखते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है। इस यू को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट हिज मदर के अनुसार बदलते हैं, इसलिए यू बदलकर हर हो जाता है। नंबर 41, ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही टोल्ड मी दैट ही कुड डिफीट मी। इस सेंटेंस में सेड टू को बदलकर टोल्ड लिखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। पहला प्रोनाउन आई है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसको सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलते हैं, अतः ही जिस पंक्ति में होता है आई उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और ही में बदल जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब कैन है जो फर्स्ट फॉर्म में है, पहले रूप में है, इसको बदलकर दूसरा रूप कुड लिख दिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलते हैं, अतः मी जिस पंक्ति में होता है यू उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और मी में बदल जाता है। नंबर 42, सीता सेड टू राम यू शुड हेल्प मी। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है सीता टोल्ड राम दैट ही शुड हैव हेल्प्ड हर। इस सेंटेंस में सेड टू को बदलकर टोल्ड लिखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं और सेंटेंस का पहला प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट राम के अनुसार बदलते हैं, अतः जिस पंक्ति में ही होता है यू उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब शुड है जो शैल का दूसरा रूप है और हम लोग जानते हैं कि यदि सेंटेंस का पहला वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो और दूसरे रूप में हो तो उसको नहीं बदला जाता है, इसीलिए शुड का शुड ही रह जाता है। लेकिन उसके बाद जो वर्ब का पहला रूप हेल्प है उसको बदलकर हेल्प का तीसरा रूप हेल्प लिख दिया जाता है और उससे पहले हैव जोड़ देते हैं, हैव लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा प्रोनाउन मी है जो फर्स्ट पर्सन में है, इस मी को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट सीता के अनुसार बदलते हैं, अतः जिस पंक्ति में शी होता है उसी पंक्ति में जाकर मी खड़ा हो जाता है और बदलकर हर हो जाता है। नंबर 43, ही सेड आई शैल बी प्लेइंग विद यू। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही सेड दैट ही वुड बी प्लेइंग विद हिम। इस सेंटेंस में शेड को नहीं बदला गया है, सेड का सेड ही रह गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। उसके बाद पहला प्रोनाउन आई है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलते हैं, अतः जिस पंक्ति में ही होता है आई उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है
और बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब शैल है जो फर्स्ट फॉर्म में है, जो पहले रूप में है, इसलिए शैल को बदलकर इसका दूसरा रूप शुड लिख देते हैं। लेकिन ही के बाद शुड का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए शुड के जगह पर हम ही के बाद उड लिखते हैं। उसके बाद वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रोनाउन हिम है जो थर्ड पर्सन में है, इसमें नो चेंज होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः हम लोग हिम के जगह पर हिम ही लिखते हैं। नंबर 44, ही सेड टू मी आई शैल बी एबल टू हेल्प यू। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही टोल्ड मी दैट ही वुड बी एबल टू हेल्प मी। इस सेंटेंस में देखिए सेड टू को बदलकर टोल्ड लिखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को बदलकर दैट लिखते हैं। उसके बाद अगला प्रोनाउन आई है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलते हैं, अतः जिस पंक्ति में ही होता है आई उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब शैल है जो पहले फॉर्म में है, जो फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए इस शैल को बदलकर हम लोग इसका दूसरा रूप शुड लिख देते हैं। लेकिन ही के साथ शुड नहीं होता है, इसीलिए ही के साथ शुड के जगह पर हम लोग उड लिखते हैं। उसके बाद वर्बों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है, इस यू को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलते हैं, अतः जिस पंक्ति में मी होता है यू उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और यू से बदलकर मी हो जाता है। 45, he said one must love one's country। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है he said that one must have loved one's country। इस सेंटेंस में said का said ही रह जाता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिखते हैं। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब must है जो यदि कंपल्शन व्यक्त करता हो या फ्यूचरिटी व्यक्त करता हो तो इसको बदला जाता है। यदि आपको यह समझ में नहीं आए कि मस्ट से क्या व्यक्त हो रहा है तो मस्ट को मस्ट ही रहने दें और उसके बाद जो वर्ब का पहला रूप आता है उसको बदलकर तीसरे रूप में लिख दें। तो यहां मस्ट के बाद लव का पहला रूप लव है, इसको बदलकर तीसरा रूप लव्ड लिख देते हैं और इस तीसरे रूप से पहले हैव जोड़ देते हैं। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 46, शी सेड वी मस्ट हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है शी सेड दैट वी मस्ट हैव हेल्प द पुअर। इस सेंटेंस में देखिए सेड का सेड ही रह जाता है। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिख देते हैं। उसके बाद सेंटेंस का पहला प्रोनाउन वी है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसे हम लोग को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट सी के अनुसार बदलना चाहिए। लेकिन हम यहां देखते हैं कि वी प्लूरल फॉर्म में है, वी प्लूरल नंबर में है और सी सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए हम लोग प्लूरल नंबर को सिंगुलर नंबर के अनुसार नहीं बदलेंगे। यहां वी से पूरे मानव जाति का बोध होता है, या सी जो बोल रही है वह अपने लिए भी वी का यूज कर रही है और जिसको कह रही है उसके लिए भी वी का यूज कर रही है, इसीलिए वी के जगह पर वी ही लिख देंगे। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब मस्ट है जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। यदि मस्ट से कंपल्शन का बोध हो या फ्यूचरिटी का बोध हो तो मस्ट को बदला जाता है, अन्यथा मस्ट के जगह पर मस्ट ही लिख देते हैं, क्योंकि मस्ट का दूसरा रूप नहीं होता है कि हम मस्ट का दूसरा रूप लिखेंगे। और मस्ट के बाद जो वर्ब का पहला रूप होता है उसको तीसरे रूप में बदल देते हैं। यहां हेल्प का पहला रूप हेल्प है, इसको बदलकर हेल्प लिख देते हैं और हेल्प से पहले हैव जोड़ देते हैं। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 47, ही सेड आई मस्ट गो टुमारो। इस सेंटेंस का एक तरीका से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है ही सेड दैट ही विल हैव टू गो टुमारो। इस सेंटेंस में सेड की जगह पर सेड ही लिखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। पहला प्रोनाउन आई है जो सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलता है, अतः जिस पंक्ति में ही होता है आई उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और ही में बदल जाता है। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब मस्ट है जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। यहां माना जाता है कि मस्ट से मजबूरी झलकता है, बाध्यता झलकता है, इसलिए मस्ट को
विल हैव टू में बदल दिया जाता है। और उसके बाद समय सूचक शब्द टुमारो है, उसे नहीं बदला जाता है, टुमारो ही रहने दिया जाता है। यदि टुमारो को बदला जाता तो मस्ट के बदले विल हैव टू हम नहीं लिखते। इसी सेंटेंस का दूसरे प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, ही सेड दैट ही वुड हैव टू गो नेक्स्ट डे। इस सेंटेंस में सेड की जगह पर सेड ही लिखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं, आई को बदलकर ही कर दिया गया है। उसके बाद यहां सेंटेंस का पहला वर्ब मस्ट है जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें हम मानते हैं कि मस्ट से मजबूरी झलकता है, इसीलिए मस्ट को वुड हैव टू में बदल दिया जाता है और टुमारो के जगह पर नेक्स्ट डे लिखा जाता है, अर्थात टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। इसीलिए यहां मस्ट के बदले वुड हैव टू लिखे, या हम चाहते तो हैड टू भी लिख सकते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब समय सूचक शब्द को हम बदलेंगे तो मस्ट के बदले वुड हैव टू के जगह पर हम हैड टू भी लिख सकते हैं। इसी सेंटेंस का तीसरे प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, ही सेड दैट ही मस्ट हैव गॉन नेक्स्ट डे। इस सेंटेंस में सेड की जगह पर सेड ही लिखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं, आई प्रोनाउन बदलकर ही हो जाता है, और उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब मस्ट है। इस सेंटेंस में माना जाता है कि मस्ट से मजबूरी नहीं झलकता है, मस्ट से बाध्यता नहीं झलकता है, इसीलिए इस सेंटेंस में मस्ट के बदले मस्ट ही लिखते हैं। मस्ट के बाद सेंटेंस में गो है जो वर्ब का पहला फॉर्म है, इसीलिए गो को बदलकर उसका तीसरा फॉर्म गोन लिखते हैं और गोन से पहले हैव लिख देते हैं। उसके बाद समय सूचक शब्द टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। 48 खुशबू सेड आई मस्ट वेट फॉर देम। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच तीन तरीका से बनता है। खुशबू सेड दैट शी हैड टू वेट फॉर देम, या खुशबू सेड दैट शी वुड हैव टू वेट फॉर देम, या खुशबू सेड दैट शी मस्ट हैव वेटेड फॉर देम। पहला सेंटेंस में देखिए सेड को नहीं बदला गया है, सेड का सेड ही रहा है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। आई प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन में है उसको खुशबू के अनुसार बदलते हैं, अतः सी जिस पंक्ति में है आई उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और आई बदलकर सी हो जाता है। उसके बाद इस सेंटेंस में माना जाता है कि मस्ट से कंपल्शन का बोध होता है, मजबूरी का बोध होता है, बाध्यता का बोध होता है, इसीलिए मस्ट को हैड टू में बदल दिया जाता है। उसके बाद अगला प्रोनाउन देम है जो थर्ड पर्सन में है, इसको नहीं बदला जाता है, अर्थात देम का देम ही रह जाता है। दूसरे सेंटेंस में देखिए सेड को नहीं बदला गया है, सेड का सेड ही रहा है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। उसके बाद आई को खुशबू के अनुसार बदला गया है, अतः आई को शी के अनुसार बदला गया है, और जिस पंक्ति में सी होता है आई उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और बदलकर शी हो जाता है। इस सेंटेंस को बदलते समय यह माना गया है कि मस्ट से कंपल्शन का बोध होता है, अर्थात मस्ट से मजबूरी का बोध होता है, मस्ट से बाध्यता का बोध होता है, इसीलिए मस्ट को वुड हैव टू में बदल दिया गया है। और उसके बाद देम थर्ड पर्सन में है, इसके जगह पर देम ही लिखा गया है, इसको नहीं बदला गया है। तीसरा सेंटेंस में देखिए सेड को नहीं बदला गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट लिखते हैं। उसके बाद आई को खुशबू के अनुसार बदलकर सी लिखा जाता है। इस सेंटेंस में यह माना गया है कि मस्ट से बाध्यता का बोध नहीं होता है, मस्ट से मजबूरी का बोध नहीं होता है, इसीलिए मस्ट के जगह पर मस्ट ही लिखते हैं। और मस्ट के बाद जो वर्ब है वेट, वह पहले रूप में है, उसको बदलकर तीसरे रूप में लिख दिया जाता है, इसीलिए वेट से वेटेड हो जाता है और वेटेड से पहले हैव लिख दिया जाता है। उसके बाद अगला प्रोनाउन देम है जो थर्ड पर्सन में है, उसको नहीं बदला जाता है, देम के जगह पर देम ही लिख देते हैं।
नंबर 49, he said I must go to Patna next month. इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच 4 तरीका से बनाते हैं. He said that he will have to go to Patna next month. इस सेंटेंस में said को नहीं बदला गया है, said की जगह पर said ही है. कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिखा गया है. I प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन में है इसको he के अनुसार बदलकर he लिखा गया है. और इस सेंटेंस में यह माना गया है कि मस्ट से मजबूरी का बोध होता है, मस्ट से बाध्यता का बोध होता है, इसीलिए मस्ट को बदलकर विल हैव टू कर दिया गया है. उसके बाद समय सूचक नेक्स्ट मंथ को नहीं बदला गया है, नेक्स्ट मंथ ही रहने दिया गया है. अर्थात इस सेंटेंस में यह माना गया है कि वक्ता के कथन को हम उसी महीना में कह रहे हैं, इसीलिए मस्ट के जगह पर विल हैव टू लगा है और नेक्स्ट मंथ को हम नहीं बदलते हैं. दूसरे सेंटेंस में इस सेंटेंस को बदलकर लिखा गया है he said that he would have to go to Patna the following month. इस सेंटेंस में said की जगह पर said ही है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिखते हैं. I को सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलकर ही लिख दिया गया है. इस सेंटेंस में जो अब बोल रहा है वक्ता के कथन को उसी महीना में नहीं कह रहा है, अगले महीना में कह रहा है, इसीलिए मस्ट को would have to में बदल दिया गया है. इस सेंटेंस में इसीलिए मस्ट को would have to में बदला गया है कि इस सेंटेंस में माना गया है कि मस्ट से मजबूरी का बोध होता है और जो बोलने वाला व्यक्ति है उस बात को, वक्ता के कथन को उसी महीना में न कहकर अगले महीना में कह रहा है. उसके बाद नेक्स्ट मंथ को बदलकर द फॉलोइंग मंथ कर दिया गया है. नेक्स्ट मंथ का अर्थ होता है अगले महीना और द फॉलोइंग मंथ का भी अर्थ होता है अगले महीना अर्थात आने वाला महीना. अब इसका तीसरे तरीका से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है. he said that he had to go to Patna the following month. इस सेंटेंस में भी said के जगह पर said ही लिखा गया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिख दिया गया है, प्रोनाउन I को बदलकर ही लिखा गया है. और इस सेंटेंस में भी यह माना गया है कि मस्ट से मजबूरी का बोध होता है, इसीलिए मस्ट को हैड टू में बदल दिया गया है. हैड टू में इसीलिए बदला गया है कि अब बोलने वाला व्यक्ति वक्ता के कथन को उसी महीना में नहीं कह रहा है, अगले महीना में कह रहा है. यदि वक्ता के कथन को उसी महीना में कहा जाता तो मस्ट को बदलकर विल हैव टू लिखते. उसके बाद नेक्स्ट मंथ को बदलकर द फॉलोइंग मंथ लिखा गया है और दोनों का अर्थ एक ही होता है. नेक्स्ट मंथ का मतलब अगला महीना और द फॉलोइंग मंथ का अर्थ होता है आने वाला महीना अर्थात अगला महीना. इस सेंटेंस का एक चौथे प्रकार से भी इनडायरेक्ट स्पीच बनता है. he said that he must have gone to Patna the following month. इस सेंटेंस में यह माना गया है कि मस्ट से मजबूरी का बोध नहीं होता है, मस्ट से बाध्यता का बोध नहीं होता है, इसलिए इस सेंटेंस में सब कुछ पहले सेंटेंस की तरह बदला गया है, लेकिन मस्ट के जगह पर मस्ट ही लिखा गया है. अब मस्ट के बाद जो वर्ब है वह पहला रूप में है गो और गो को यहां तीसरा रूप गोन में बदल दिया गया है और उससे पहले हैव लिख दिया गया है और इसमें भी नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ में बदल दिया गया है. नंबर 50, he said I must see a doctor tomorrow. इस सेंटेंस का एक तरीका से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है. he said that he will have to see a doctor tomorrow. यहां said के जगह पर said ही लिखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिखते हैं. उसके बाद प्रोनाउन I को सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलते हैं, अतः I बदलकर ही हो जाता है. उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब मस्ट है और इस सेंटेंस में हम यह मानकर चलते हैं कि मस्ट से मजबूरी झलकता है और सेंटेंस में आगे जाकर जो शब्द टुमारो है और यह समय को बताता है, इसको हम नहीं बदलेंगे तो मस्ट के बदले विल हैव टू लिखेंगे और उसके बाद टुमारो के बदले टुमारो ही रहने देंगे, इसको नहीं बदलेंगे. इसी सेंटेंस का दूसरे प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है. he said that
he had to see a doctor next day। इस सेंटेंस में said के बदले said ही है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that कर देते हैं। उसके बाद प्रोनाउन I को बदलकर he कर देते हैं, जो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलता है। इस सेंटेंस में हम मानकर चलते हैं कि मस्ट से मजबूरी झलकता है, मस्ट से बाध्यता झलकता है, इसीलिए मस्ट को बदलकर हैड टू लिख देते हैं। जब मस्ट को बदलकर हैड टू करेंगे तो उसके आगे जो समय सूचक शब्द टुमारो है उसको बदलकर नेक्स्ट डे लिख देंगे। इसी सेंटेंस का तीसरे प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, he said that he would have to see a doctor next day। इस सेंटेंस में said को नहीं बदला जाता है, said के बदले said ही रहता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिखते हैं, प्रोनाउन I को बदलकर he लिखते हैं। उसके बाद सेंटेंस का पहला वर्ब मस्ट है। इस मस्ट से इस सेंटेंस में मजबूरी झलकता है, मस्ट से इस सेंटेंस में बाध्यता झलकता है, ऐसा हम मानकर चलते हैं, इसीलिए मस्ट के जगह पर would have to लिख देते हैं और उसके बाद समय सूचक शब्द टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। इसी सेंटेंस का चौथे प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, he said that he must have seen a doctor next day। इस सेंटेंस में said के बदले said ही रहता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर that लिखते हैं। पहला प्रोनाउन I को जो फर्स्ट पर्सन में है ही में बदल देते हैं। उसके बाद पहला वर्ब मस्ट है, यहां मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं, बदलते नहीं हैं, क्योंकि हम ऐसा मानकर चलते हैं कि मस्ट से यहां मजबूरी नहीं झलकता है, मस्ट से यहां बाध्यता नहीं झलकता है। उसके बाद मस्ट के बाद जो पहला वर्ब सी है और यह फर्स्ट फॉर्म में है, इसको तीसरे फॉर्म में बदल देते हैं, अतः सी से बदलकर शीन हो जाता है और सीन से पहले एक वर्ब हैव जोड़ देते हैं। उसके बाद समय सूचक शब्द टुमारो है, इसको बदलकर नेक्स्ट डे कर देते हैं। नंबर 51, शी सेड आई यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, शी सेड दैट शी यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे। इस सेंटेंस में सेड के बदले सेड ही लिखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को बदलकर दैट लिखते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का पहला प्रोनाउन आई है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट शी के अनुसार बदलते हैं, अतः जिस पंक्ति में शी होता है उसी पंक्ति में जाकर आई खड़ा हो जाता है और बदलकर शी हो जाता है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ब यूज्ड टू है, इसको नहीं बदला जाता है, अतः यूज्ड टू का यूज्ड टू ही रह जाता है, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 52, he said I needn't go to school on Sundays। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, he said that he wouldn't have to go to school on Sundays। इस सेंटेंस में said के बदले said ही लिखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का पहला प्रोनाउन आई है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसीलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के अनुसार बदलते हैं, अतः जिस पंक्ति में ही होता है उसी पंक्ति में आई जाकर खड़ा हो जाता है और आई से बदलकर ही हो जाता है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ब नीड है, यहां नीड के साथ नॉट लगा हुआ है, इसलिए नॉट को छोड़ के नीड को हम बदलेंगे वुड हैव टू में, और नीड के बाद जो नॉट लगा हुआ है वुड के बाद हम नॉट लगा देंगे, इसीलिए निडंट के बदले हम वुडंट हैव टू लिख देंगे। उसके बाद कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। नंबर 53, शी सेड आई शैल बी एबल टू हेल्प यू। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है, शी सेड दैट शी वुड बी एबल टू हेल्प मी। यहां सेड के बदले सेड ही लिखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का पहला प्रोनाउन आई है जो फर्स्ट पर्सन में है, इसीलिए आई को सब्जेक्ट सी के अनुसार बदला जाता है,
अतः जिस पंक्ति में सी होता है आई उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और आई से बदलकर सी हो जाता है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ब शैल है जो वर्ब का पहला रूप है, इसीलिए इसका दूसरा रूप शुड लिखना चाहिए, लेकिन शी के बाद शुड होगा नहीं, इसीलिए हम शी के बाद शुड के जगह पर उड लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रोनाउन यू है जो सेकंड पर्सन में है। हम जानते हैं कि सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, लेकिन इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यू को हम या तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे या थर्ड पर्सन के अनुसार बदलेंगे। लेकिन हम यहां देख रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट पहले से ही थर्ड पर्सन में है, इसीलिए यू को हम फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलते हैं। अतः आई जिस पंक्ति में खड़ा होता है उसी पंक्ति में यू भी जाकर खड़ा हो जाता है और यू से बदलकर मी हो जाता है। मस्ट के बारे में हम लोगों ने 2-3 बातें सीखी हैं। एक बार फिर से एक दो बात को दोहरा लें। पहली बात, रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो तथा मस्ट से नियम या सिद्धांत आदि का बोध हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट का प्रयोग ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात जैसे का तैसे रहता है, ठीक वैसे का वैसा ही छोड़ देते हैं। यदि मस्ट से नेचुरल लॉ अर्थात प्राकृतिक नियम या यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात विश्वव्यापी सत्य का बोध हो तो मस्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदला जाता है, ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। मस्ट के बारे में एक दूसरी बात भी है जिसको हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, फिर भी एक बार दोबारा से देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का प्रयोग हो तथा मस्ट का अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर में कंपल्शन के रूप में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट को अर्थ के अनुसार अर्थात अर्थानुसार हैव टू या हैज टू या हैड टू या विल हैव टू या वुड हैव टू में बदल दिया जाता है। अर्थात मस्ट से यदि प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में कंपल्शन का अर्थ निकले तो मस्ट को आवश्यकता अनुसार हैव टू या हैज टू या हैड टू या शैल हैव टू या विल हैव टू या वुड हैव टू में बदल दिया जाता है। नंबर 57, शी सेज आई मस्ट गो टुमारो। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है शी सेज दैट शी विल हैव टू गो टुमारो। इस सेंटेंस में सेज के बदले सेज ही लिखते हैं क्योंकि सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए सेज को हम नहीं बदलेंगे। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का पहला प्रोनाउन आई है जिसे सब्जेक्ट सी के अनुसार बदलते हैं। अतः जिस पंक्ति में सी होता है आई उसी पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाता है और बदलकर शी हो जाता है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ब मस्ट है जिससे बाध्यता झलकता है, जिससे मजबूरी झलकता है, ऐसा हम लोग मान कर चलते हैं, इसीलिए मस्ट के बदले विल हैव टू लिख देते हैं और टुमारो को नहीं बदलते हैं। टुमारो के बदले टुमारो ही रहने देते हैं। टुमारो को हम बदल सकते थे यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज के बदले सेड होता, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता तो। नंबर 58, शी सेड आई मस्ट गो टुमारो। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनता है शी सेड दैट शी विल हैव टू गो टुमारो। इस सेंटेंस में देखिए सेड के बदले सेड ही लिखते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लिखते हैं। उसके बाद पहला प्रोनाउन है, इसे शी के अनुसार बदलते हैं, इसीलिए आई बदलकर शी हो जाता है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ब मस्ट है और हम यहां मान कर चलते हैं कि मस्ट से मजबूरी झलकता है, मस्ट से बाध्यता झलकता है, इसीलिए मस्ट को विल हैव टू में बदल देते हैं और टुमारो के बदले टुमारो ही रहने देते हैं। यदि आप इस सेंटेंस में चाहते, क्योंकि यहां रिपोर्टिंग वर्ब सेड है और यह पास्ट टेंस में है, तो आप टुमारो को नेक्स्ट डे में बदल सकते थे और जब टुमारो को नेक्स्ट डे में आप बदलेंगे तो मस्ट के बदले वुड हैव टू होगा या हैड टू होगा। और यदि मस्ट से मजबूरी नहीं झलकेगा ऐसा यदि आप माने तो मस्ट के बदले
मस्ट ही लिखते और मस्ट के बाद जो वर्ब गो है उसके बदले गोन लिखते और गोन से पहले हैव लिखते। अतः हम लोग मस्ट गो के बदले मस्ट हैव गोन लिखते और टुमारो को हम लोग नेक्स्ट डे में हर हालत में बदल देते। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदला जाता है। सेंटेंस का टेंस को बिना पहचाने हम लोगों ने सभी सेंटेंस का टेंस बदल दिया। यह भी कमाल की बात है, इसे कहते हैं एकलव्य सर का जादू। अब मेरी भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी। उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कब कब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तब तक के लिए बाय बाय।